और अब खबरें विस्तार से। शुरुआत बड़ी खबर जो दिल्ली से मिल रही है। एक बड़े आतंकी को सऊदी अरब से लाया जा रहा है भारत। आतंकी संगठन AQIS इसका यह आतंकी है और भारत लाने के बाद इसे NIA को सौंपा जाएगा। और खबर रायपुर से। कलेक्टर SP के साथ CM भूपेश बघेल की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई है। राज्य में लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हैं, किस तरीके की स्थितियां, इनकी समीक्षा करने के लिए यह बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव RP मंडल मौजूद रहे, DGP DM अवस्थी और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी जुड़े। प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश CM की तरफ से दिए गए हैं। बाढ़ प्रभावितों के लिए 219 राहत कैंप संचालित किए जा रहे हैं। भारी बारिश के चलते बाढ़ से 11,942 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। पिछले 24 घंटे में ही जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर यहां सबसे ज्यादा बारिश हुई है। जांजगीर चांपा, रायगढ़, राजनांदगांव और बलौदा बाजार में कहीं कहीं बाढ़ के हालात बन गए हैं। सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, बारिश का भी अपडेट दें और जो ये समीक्षा हुई है, बाढ़ की स्थिति को लेकर जो समीक्षा हुई है उसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास, देवव्रत? जी बिल्कुल, पिछले 3 दिनों से बारिश की झड़ी लगी हुई थी और जिस तरह से ये देखा गया कि कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति देखने को मिली। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्से थे जो कि जलमग्न हो गए और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री ने बैठक ली है, मुख्य सचिव के साथ VC की है और इसके अलावा तमाम अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने ये निर्देशित किया है कि जो बाढ़ की स्थिति है, अतिवृष्टि हुई है, उसका आकलन एक तरह से किया जाए और अगर जहां पे मुआवजे का भी कितना लगता है, क्योंकि कई किसानों को भी इससे नुकसान हुआ है, कई घर टूटे हैं, तकरीबन 12,000 की संख्या में ऐसे हैं जिनके मकान टूट गए हैं, बेघर हो गए हैं। ऐसे लोगों के लिए राहत पहुंचाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। इसके अलावा जो राहत केंद्र भी बनाए गए, तकरीबन 219 राहत केंद्र पूरे प्रदेश भर में बाढ़ को लेकर के बनाए गए थे, तो ये तमाम राहत केंद्र का संचालन सही तरीके से हो, इसके निर्देश दिए और साथ ही साथ लोगों को किसी भी तरह की असुविधा न हो और आने वाले मौसम को देखते हुए अद्यतन तैयार रहने की भी बात यहां पर मुख्यमंत्री ने कही है। हालांकि जो सबसे ज्यादा प्रभाव यहां पर बारिश का देखा गया, जो नदी के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, लिहाजा उन इलाकों में ज्यादा सतर्कता बरतने की अभी जरूरत है और यही मुख्यमंत्री ने भी कहा है। और रही मौसम की बात, तो फिलहाल आज 3 दिनों बाद मौसम खुला है, लेकिन बावजूद इसके मौसम विभाग का कहना है कि कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 2 दिनों तक के मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन उसके बाद फिर एक बार बारिश अपना असर दिखा सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत हमें अपडेट दे रहे थे। तो लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पूरे प्रदेश एक तरह से तरबतर हो गया है, जिधर देखिए उधर पानी पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, नदी नाले उफान पर है। रायपुर, रायगढ़, जशपुर, बालोद, गरियाबंद, कोरबा यहाँ की ये तस्वीरें हैं। भारी बारिश के चलते कई जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन की टीम लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने में जुटी है। निचले इलाकों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश के चलते पूरे छत्तीसगढ़ में आफत की स्थिति बन गई है। अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर कवर्धा, बेमेतरा, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, दुर्ग और धमतरी की तस्वीरें। नदी नाले उफान पर है, बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। बेमेतरा में तो पानी के बहाव के चलते बांध ही बह गया है, एनीकट जो छोटे बांध होते हैं वो बह गया है। दुर्ग में निचले इलाके में लोगों के घरों में पानी घुस आया है। बारिश की आफत अभी कम नहीं होने वाली। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ और जगहों पर बारिश का ये सिलसिला जारी रह सकता है। इधर रायपुर में भी भारी बारिश का दौर चला है। हालांकि जैसे देवव्रत ने बताया कि थोड़ी राहत मिली है, फौरी राहत इसे आप कह सकते हैं, लेकिन लगातार जो बारिश हुई इसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई इलाकों में पानी भर गया, निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस आया है, पुलिस कॉलोनी में भी पानी भर गया।
मुंगेली की बात करेंगे। मुंगेली जिले में लगातार बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर हैं। जिले की आगर नदी का जलस्तर भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। इन हालात के बीच लोगों की लापरवाही का वीडियो भी लगातार सामने आ रहा है। खपरी गांव के नवयुवक और बच्चे उफनती आगर नदी में पुल के ऊपर से छलांग लगाते नजर आ रहे हैं। बच्चों की इस तरह की मस्ती जानलेवा साबित हो सकती है। इधर कवर्धा में डायल 112 के जवान एक बार फिर देवदूत साबित हुए। डायल 112 के जवान एक बुजुर्ग के लिए संकट मोचक बने, उसकी जान बचाई। दरअसल बोड़ला थाने के कुसुमघटा गांव के रहने वाले 65 साल के अर्जुन चौहान गांव के बाहर से बहने वाले फोंक नदी को पार कर रहे थे। पानी का बहाव तेज था और वो बह गए। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो आगे जाकर एक पेड़ और झाड़ियों में फंस गए। गांव वालों ने अर्जुन को बहते देखा, तुरंत 112 की टीम को इतला दी। इसके बाद टीम मौके पर पहुंची। लंबी रस्सी के सहारे एक किनारे से दूसरे किनारे जाकर बाढ़ में फंसे बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। इधर धमतरी में माडम सिल्ली बांध से 5000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। इसे मुरम सिल्ली बांध भी कहते हैं। माडम सिल्ली, मुरम सिल्ली। गंगरेल बांध 91% से ज्यादा भरा हुआ है। आज इसके गेट भी खोले जा सकते हैं। हालांकि ये अच्छा है कि 3 दिन बाद यहां पर थोड़ी बारिश अभी थमी हुई है, लेकिन बांधों में लगातार पानी बढ़ रहा है और कभी भी गेट खोलने पड़ सकते हैं। तो धमतरी की ये तस्वीरें और ये बांध से पानी छोड़े जाने की तस्वीरें हैं धमतरी की। गंगरेल बांध में भी 91% से ज़्यादा ही भर चुका है। मतलब अब पानी जैसे जैसे बारिश हुई है, बारिश के बाद जब ये पानी आएगा तो इसे भी छोड़ना पड़ेगा। ये माडम सिल्ली बांध, धमतरी के मुरम सिल्ली भी जिसे कहा जाता है, उस बांध की ये तस्वीरें। और अद्भुत मैकेनिज्म है, अंग्रेज़ों के ज़माने का ये बांध बना हुआ है। जैसे ही इस बांध में पानी पूरा होता है, ऑटोमेटिक साइफन के जरिए इसके गेट धीरे धीरे खुलने लगते हैं। अंग्रेजों के जमाने का मैकेनिज्म। ब्रेक के बाद खबर रायपुर से। विधानसभा के नए भवन का भूमि पूजन आज होना है। नवा रायपुर में ये नया भवन बनने वाला है, विधानसभा का नया भवन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी इसमें शामिल होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। नए भवन का शिलान्यास किया जाना है। नवा रायपुर में दोपहर 12 बजे ये भूमि पूजन हो गया। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, ये तमाम लोग मौजूद रहेंगे। सभी मंत्री, सांसद और विधायक भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। 51 एकड़ पर विधानसभा का ये नया भवन बनना है। 52,497 वर्ग मीटर में ये नया भवन बनेगा। महानदी और इंद्रावती भवन के बीच ये नया भवन होगा और तकरीबन 270 करोड़ की लागत। देवव्रत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, पूरी जानकारी विस्तार से और कैसा होगा ये नया भवन, अगर इसके बारे में और जानकारी हो तो वो भी साझा करें। जी बिल्कुल, पूरी तरह से भव्यता के साथ ये भवन बनेगा और इस इमारत की जो लागत है वो तकरीबन 270 करोड़ रुपए बताई जा रही है और निर्धारित लक्ष्य जो है वो 2 साल का रखा गया है। आज जिसका शिलान्यास होना है, कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी इसके शिलान्यास कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने वाले हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के अलावा विधायक भी मौजूद रहेंगे। और जिस तरह से ये कहा जा रहा था पहले ही कि मंत्रालय और संचालनालय के सामने ही इस भवन को तैयार किया जा रहा है। तकरीबन 51 एकड़ की जगह है और साथ ही सर्व सुविधा युक्त होगा माननीयों के लिए ये विधानसभा का भवन। और साथ ही साथ ये भी है कि पहला जो भवन था उससे अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होगा।
तो कुल मिलाकर के आज इसका भूमि पूजन होना है। 2 साल बाद ये इमारत राजधानी में दिखाई देने लगेगी। सारे सरकारी कामकाज एक ही जगह पर हो सके, इसलिए इस भवन को बनाने की जरूरत पड़ रही है। और सरकार का कहना है कि मंत्रालय और संचालनालय के सामने ठीक अगर विधानसभा का भवन होगा तो एक ही जगह पर सारे प्रदेश भर के कामकाज एक साथ हो सकेंगे, तमाम मंत्री और अधिकारी एक ही जगह पर मिल सकेंगे, और इसलिए ये कवायद की जा रही है। आज से ये भूमि पूजन हो जाएगा और ये माना जा रहा है कि अक्टूबर अंत तक जो है निर्माण कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी विभाग को इसका जिम्मा सौंपा गया है। टेंडर पीडब्ल्यूडी विभाग के जरिए होगा और फिर अत्याधुनिक जो विधानसभा का भवन है वो बनने की तैयारी शुरू होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देवव्रत जैसे जानकारी दे रहे हैं, दिव्यतम भव्यतम ये भवन होगा, और इस वजह से भी कि नेता लोग इतनी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो वहां जाकर उन्हें दिव्य अनुभूति होनी चाहिए। इस वक्त हमें भोपाल का रुख करना होगा। एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। उपचुनाव को लेकर कमलनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। विधानसभा प्रभारी, सह प्रभारी, समन्वयक, मंडलम अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, पन्ना प्रभारी, इनकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। विधानसभा प्रभारी मंडलम की लगातार मीटिंग करेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ को इसका फीडबैक देना होगा। सह प्रभारी को भी मॉनिटरिंग का जिम्मा दिया गया है। सेक्टर अध्यक्ष को बूथ के पन्ना प्रभारियों से संपर्क रखना होगा। मंडलम अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष बूथ के पन्ना प्रभारियों से संपर्क में रहेंगे। सेक्टर प्रभारी को पन्ना प्रभारियों की नियुक्ति की जिम्मेदारी दी गई है। जातिगत समीकरण के आधार पर पन्ना प्रभारी की नियुक्ति होगी। पन्ना प्रभारी मतदाता सूची पर नजर रखेंगे। 27 सीटों पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर वो हायरार्की, संगठन की हायरार्की जो कांग्रेस में ध्वस्ततम स्थिति में चली जाती है कभी कभी, वो कैसे काम करेगी, इसे तय किया है जो पीसीसी अध्यक्ष है कमलनाथ, उन्होंने। तो उपचुनाव को लेकर ये निर्देश जारी किए गए हैं। विधानसभा प्रभारी, सह प्रभारी, समन्वयक, मंडलम अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, पन्ना प्रभारी, इन सबकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। और ये सारे जो फीडबैक होंगे वो पीसीसी चीफ कमलनाथ तक पहुंचेंगे। सह प्रभारी को मॉनिटरिंग का जिम्मा दिया गया है। सेक्टर अध्यक्ष को बूथ के पन्ना प्रभारियों से संपर्क रखना होगा। मंडलम अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष बूथ के पन्ना प्रभारियों के संपर्क में रहेंगे। और सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, ये जो हायरार्की बनाई गई है अभी शायद थोड़ा जटिल है, ऐसा नजर आ रहा है, पर काम ये कब से करना शुरू कर देगी? देखिए, कमलनाथ ने सभी उन नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी गई है जिनको विधानसभा में प्रभारी नियुक्त किया गया था। सह प्रभारी, समन्वयक, मंडलम और सेक्टर प्रभारी नियुक्त किया था। उन्हीं को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरीके से वो अपने अपने इलाकों में काम करेंगे, किसके जिम्मे कौन सा काम होगा, पन्ना स्तर तक किस तरीके से काम करना होगा, मतदाताओं की सूची पर किस तरीके से नजर रखना होगी, और इस बात का भी ध्यान प्रभारियों को रखना होगा कि वो उन इलाकों में जा रहे हैं कि नहीं जहां पर उपचुनाव है, जहां पर मतदाता सूची है, बूथ है, वहां पर किस तरीके से संपर्क किया जा रहा है, बैठकें की जा रही है। लेकिन एक और सबसे बड़ी बात है कि जो पीसीसी ने इस बार निर्देश जारी किए, उसमें इस बात के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से सेक्टर प्रभारी को पन्ना प्रभारी की नियुक्ति करते वक्त इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो वहां पर किस तरीके से जातिगत समीकरणों को साध सकता है, यानी कि जातिगत समीकरणों को साधने वाले कोई पन्ना प्रभारी की जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि उस इलाके के वोटरों को साधा जा सके। तो कुल मिलाकर बीजेपी के मजबूत संगठन से कांग्रेस का इस बार उपचुनाव में मुकाबला है, और यही कारण है कि कमलनाथ लगातार मॉनिटरिंग और बैठक करने का काम कर रहे हैं, और अब उन्होंने प्रभारियों की जिम्मेदारियों को भी तय कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए थे। वापस छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 1245 नए मरीज मिले हैं, और सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर जो लगातार जहां से मरीज सामने आ रहे हैं, सबसे ज्यादा जो पिछला 24 घंटा है 448 नए मरीज यहां से सामने आए। कोरोना के चलते प्रदेश में 6 लोगों की मौत भी हुई है। ये 24 घंटे का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं जो सरकारी रिकॉर्ड है उसके मुताबिक।
502 मरीज, इन्हें डिस्चार्ज भी किया गया है। फिलहाल एक्टिव मरीजों की बात की जाए 11,873 और संक्रमण के कुल मामले बढ़कर हो चुके हैं 27,233। अब तक 251 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 15,109 इन्होंने कोरोना को हराया है।